दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में नाम डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। ये दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जो यातायात उल्लंघन के लिए बार बार अपराधी हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन में बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने लगी है। जी हां, झारखंड के हेमंत सोरेन ने पहले ही ममता बनर्जी के लिए टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा की थी। जी हां, अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की एमपी जया बच्चन टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा करेंगी। जी आपको बता दें कि बीजेपी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। जी ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव शामिल है। जी हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर विरोधी दल के नेताओं से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। ममता बनर्जी के मंत्री सुब्रत बनर्जी ने रविवार को बताया कि जया बच्चन रविवार की रात को कोलकाता पहुंच रही है। जी वे 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक बंगाल में रहेगी। जी कोलकाता में वे टालीगंज से टीएमसी के उम्मीदवार अरूप विश्वास के समर्थन में रोड शो करेगी। जी आपको बता दें कि अरूप विश्वास के खिलाफ बीजेपी की केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुस्लिम नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को वोट देगा। जी क्योंकि कोई भी अन्य ताकत भाजपा के रथ को रोकने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। जी उन्होंने अब्बास सिद्दीकी की नीत इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ द्वारा टीएमसी की वोट बैंक में सेंध लगाने की चिंताओं को भी खारिज किया है। जी हालांकि मुस्लिम नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने वाले आईएसएफ की पश्चिम बंगाल के कुछ निश्चित स्थानों में पैठ है। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमान ने रविवार को कोलकाता में कहा है कि यह सच है कि कुछ कारणों से अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य सरकार से शिकायतें हैं। जी हालांकि फिर भी वे तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी वे किसी भी तरह का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ इलाकों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे जहां भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। जी राज्य के मुस्लिम युवाओं में खासी पैंट रखने वाले संगठन के महासचिव ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा है कि बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय ने बिहार चुनाव से सबक लिया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा अल्पसंख्यकों को वोटों में सेंध लगाने के चलते राजनीतिक महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा लॉकडाउन में दैनिक मजदूरों के लिए वरदान साबित हुए हैं। जी साल 2020 में देश भर में लगे 68 दिनों में के लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत करोड़ों मजदूरों को काम दिया गया है। जी वैसे प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में अपने गांव लौटे उन्होंने भी मनरेगा के तहत काम किया और अपने परिवारों का पेट पाला। जी आपको बता दें कि साल 2006 से 7 में जब मनरेगा शुरू किया गया था उसके बाद से कभी भी इतने ज्यादा दिनों का रोजगार सृजन नहीं हुआ था। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के समय लगभग सभी राज्यों ने अपने यहां मनरेगा के कामों में बढ़ोतरी की थी ताकि इसका लाभ प्रवासी मजदूर भी उठा सके और उन्हें अपने ही गांव भर में रोजगार मिल सके। दोस्तों AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और खानका रहमानी मुंगेर के सज्जाद नसीन हजरत मौलाना वली रहमानी को बिहार के मुंगेर में रविवार को अंतिम विदाई दी गई। जी राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जी खानका परिसर में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी अंतिम विदाई में तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान देश भर से आए लगभग 2 लाख लोगों ने उनके जनाजे की नमाज अदा की। जी हजरत मौलाना वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
के महासचिव के अलावा इमारत सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अमीरीय शरीयत भी थे। जी हाँ, 3 मार्च को पटना के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, रहमानी के दुनिया से चले जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की, जिसके बाद मुंगेर जिला प्रशासन राजकीय सम्मान की तैयारी में जुट गया था। जी हाँ, शनिवार देर रात उनका पार्थिव शरीर मुंगेर खानका रहमानी पहुंचा। जी हाँ, मुंगेर में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोस्तों, सरसों के तरह ही किसानों को कपास के भी अच्छे दाम मिले हैं। इसकी वजह से इस साल इसकी खेती के प्रति इनकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। जी हाँ, वे खरीफ सीजन की दूसरी प्रमुख फसलों के बजाय कपास की बुआई अधिक कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल खरीफ सीजन में कपास की बुआई का रकबा कम से कम 10% तक बढ़ सकता है। जी हाँ, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में इसकी सबसे अधिक उम्मीद लगाई जा रही है। जी हाँ, देश के किसानों को चालू सीजन कपास का भाव MSP से 1000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा मिला है। जी हां, वहीं मंडियों में सरसों का औसतन रेट 5500 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है, जबकि इसकी MSP 4650 रुपए है। बीते दिनों गुजरात में कपास का भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर तक उछला था। जी हां, दुनिया के कॉटन बाजार पर पैनी निगाह रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि आगामी खरीफ सीजन में कपास का रकबा पिछले साल से ज्यादा रहेगा। दोस्तों, TMC सुप्रीमो और बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जी हां, हुगली जिले के बंगडेल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी। जी हां, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के पहले जानबूझकर मेरा एक पांव तोड़ दिया गया, लेकिन एक पांव से ही मैं बंगाल जय करूंगी और फिर 2 पांव से आने वाले दिनों में दिल्ली दखल करूंगी। चुनाव के पहले पुलिस अत्याचार करे तो फिर उसका वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। नंदीग्राम में भी बूथ एजेंट को मारा, उसका नाक तोड़ दिया गया था, लेकिन जो एजेंट होगा उसे ठान लेना होगा कि जान से मार दे, फिर भी बूथ नहीं छोड़ेंगे। नंदीग्राम के चुनाव से पहले भी अत्याचार किया गया था, इस कारण मुझे बूथ में बैठना पड़ा था। CM ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो जीतूंगी ही, जहां भी खड़ी हो जाऊं वहां से जीतूंगी, लेकिन और पार्टी पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने फिर से चंडी पाठ किया और अल्लाह का नाम लेकर दुआएं मांगी। जी उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूं, हम सभी एक हैं, हमारे बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, आने वाले दिनों में मैदान में खेलना होगा और फिर बीजेपी को खाली करना होगा। जी दंगा करने पर पंगा लेना होगा। दोस्तों, कोरोना ने बॉलीवुड को पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है। जी हां, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में खबर आई है कि अक्षय कुमार की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, अक्षय कुमार मुंबई के हीरा दंदानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। आपको बता दें कि खिलाड़ी अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, अक्षय कुमार ने ट्विटर के जरिए इस खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, मैं सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही क्वारंटाइन हो गया हूं। दोस्तों, भारतीय जनमानस की लाइफलाइन माना जाने वाला रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। जी हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी पिछले कुछ सालों से तेज गति से रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस मामले में रेलवे ने अब एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। जी भारतीय रेलवे ने साल 2020-21 के दौरान 6000 से ज्यादा किलोमीटर रूट्स का विद्युतीकरण किया है। जी भारतीय रेलवे ने बताया है कि वर्ष 2020-21 में 6015 रूट्स किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। ये एक साल में सबसे ज्यादा है। जी हां, रेलवे ने यह काम कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान किया है। जी हां, भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क का विद्युतीकरण करके पर्यावरण को साफ रखने की अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है। साथ ही यात्रा के समय में भी कमी लाने का प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन की वजह से लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी, साथ ही रेलवे की गति में भी इजाफा होगा। भारतीय रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय रेलवे 2023 तक मिशन 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है। इस दिशा में भारतीय रेलवे ने महामारी की अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद सबसे ज्यादा रूट का विद्युतीकरण किया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।